तो इमेजिन कीजिए, एक सिंगल लाइन का कोड है, उसे बस गिटहब पर पुश किया जाता है और अगले 3 मिनट के अंदर वो कोड टेस्ट होता है, पैक होता है और बिना किसी डाउन टाइम के दुनिया भर के लाखों यूजर्स के लिए लाइव हो जाता है। हाँ, और इसका दूसरा पहलू भी है। मतलब वो एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है और आपकी शुक्रवार की रात एक भयानक आउटेज में बदल सकती है। बिल्कुल, वो फ्राइडे नाइट डिप्लॉयमेंट वाला डर। राइट। तो इन दोनों परिदृश्यों के बीच जो एक चीज खड़ी है ना, वो है एक अभेद्य पाइपलाइन। आज के इस डीप डाइव में हम उसी अदृश्य लेकिन बेहद अहम आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली। जो मर्न स्टैक को MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js को एक डेवलपर के लोकल लैपटॉप से निकालकर गूगल क्लाउड के जरिए ग्लोबल स्केल तक पहुंचाता है। हाँ, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं, क्योंकि बाहर से देखने में ना ये पूरी प्रक्रिया किसी जादू जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद तार्किक सिस्टम है। मैं जानना चाहूंगी कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? तो इसे चलाता है, मतलब डेवऑप्स। डेवऑप्स, राइट? हाँ, क्योंकि पारंपरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमेशा एक अदृश्य दीवार हुआ करती थी। एक तरफ डेवलपमेंट टीम होती थी जिसका काम सिर्फ कोड लिखना और नए फीचर्स बनाना था, और दूसरी तरफ ऑपरेशंस टीम। बिल्कुल। ऑपरेशंस टीम का काम उस कोड को सर्वर्स पर जिंदा रखना था। समस्या ये थी कि डेवलपर्स बदलाव चाहते थे और ऑपरेशंस वाले स्थिरता चाहते थे, तो दोनों में हमेशा टकराव रहता था। अच्छा, मतलब दोनों के गोल्स ही अलग थे। एग्जैक्टली। तो डेवऑप्स केवल कुछ ऑटोमेशन टूल्स का नाम नहीं है, ये उस दीवार को गिराने का कल्चर है। ये डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्शन तक के सफर को एक स्मूथ, दोहराए जाने योग्य और सुरक्षित असेंबली लाइन बनाता है। मेक सेंस। इसका सीधा असर फिर टाइम टू मार्केट को कम करने पर पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल, और मर्न एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब सिस्टम को सर्वर पर डिप्लॉय करने से पहले खुद इंसानों के काम करने के तरीके को व्यवस्थित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, सबसे पहले ह्यूमन एलिमेंट ही आता है। राइट। और यहीं से शायद गिटहब और टीम कोलैबोरेशन की अहमियत समझ में आती है। मतलब अगर 10 अलग-अलग डेवलपर्स एक ही MongoDB स्कीमा पर या किसी एक रिएक्ट कंपोनेंट पर काम कर रहे हों, तो बिना किसी सख्त नियम के पूरा प्रोजेक्ट तो कुछ ही घंटों में बिखर जाएगा। एकदम सही कह रही हैं आप। इसीलिए किसी भी मजबूत पाइपलाइन की शुरुआत ना एक ठोस ब्रांचिंग स्ट्रेटजी से होती है। ब्रांचिंग स्ट्रेटजी? हाँ, मतलब जैसे गिट फ्लो वगैरह? हाँ, गिट फ्लो या ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट। मुख्य रूप से इसमें 3 ब्रांचेस पर काम होता है। पहली है मेन ब्रांच, जो हमेशा प्रोडक्शन रेडी होनी चाहिए। प्रोडक्शन रेडी मतलब जो लाइव है? हाँ, इसका मतलब है कि इस ब्रांच का कोड वही है जो असल में यूजर्स इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे कभी सीधे नहीं छिड़ा जाता। ओके, और दूसरी ब्रांच? दूसरी है डेव ब्रांच। ये एक तरह का इंटीग्रेशन जोन है, जहां सारे नए फीचर्स को एक साथ मिलाकर देखा जाता है कि वे एक दूसरे के साथ क्लैश तो नहीं कर रहे हो। अच्छा। और अंत में होती हैं फीचर ब्रांच, जो पूरी तरह से आइसोलेटेड होती हैं, जहां कोई भी डेवलपर किसी नए एपीआई एंडपॉइंट या यूआई अपडेट पर आराम से काम कर सकता है। तो क्या हम इसे एक बड़ी किताब लिखने की प्रक्रिया जैसा मान सकते हैं? किताब लिखने जैसा मतलब? जहां हर लेखक एक अलग चैप्टर लिख रहा है, वो फीचर ब्रांच हो गई, और एक मुख्य संपादक है जो ये तय करता है कि वो चैप्टर फाइनल किताब में कैसे जुड़ेगा। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संपादक सिर्फ जोड़ता नहीं है, वो रिव्यू भी करता है, जिसे हम पुल रिक्वेस्ट या पीआर कहते हैं। राइट, पीआरस। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मतलब बहुत सी स्टार्टअप्स या छोटी टीमों को लगता है कि इतनी सारी ब्रांच बनाना, फिर पुल रिक्वेस्ट भेजना और कोड रिव्यू का इंतजार करना, क्या ये सब एक साधारण मर्न ऐप के लिए प्रक्रिया को बहुत धीमा नहीं कर देता? ये एक बहुत कॉमन डिबेट है। हाँ, मतलब क्या सीधे मेन ब्रांच में कोड पुश करना ज्यादा तेज नहीं है? आखिर मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स भी तो सिलिकॉन वैली का एक बड़ा मंत्र रहा है ना? देखिए, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यूजर्स का डेटा दांव पर होना, तो ब्रेक थिंग्स की कीमत बहुत भारी पड़ती है। वो तो है, एक आउटेज और लाखों का नुकसान। बिल्कुल। और पुल रिक्वेस्ट्स को हमें सिर्फ एक अप्रूवल स्टैंप की तरह नहीं देखना चाहिए। जब कोई डेवलपर पुल रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो केवल कोड मर्ज करने की परमिशन नहीं मांग रहा होता।
तो वो और क्या कर रहा होता है? वो अपनी टीम को बता रहा होता है कि मैंने इस Node.js कंट्रोलर में ये नया लॉजिक लिखा है, क्या इसमें कोई मेमोरी लीक या सिक्योरिटी खामी आपको दिख रही है? ये एक तरह का पीयर रिव्यू है। अच्छा, मतलब टीम के साथ नॉलेज शेयरिंग भी हो रही है। एग्जैक्टली ये नॉलेज साइलोज को तोड़ता है। मतलब टीम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही व्यक्ति को पता हो कि पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है। सबको आइडिया होना चाहिए। हाँ, वरना अगर वो डेवलपर छुट्टी पर चला गया तो पूरा सिस्टम ठप। बिल्कुल। इसके अलावा गिटहब में जो इशू ट्रैकिंग और कानबान बोर्ड जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं ना, हाँ, जीरा या गिटहब प्रोजेक्ट्स वगैरह। हाँ, वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कोड बेस में जो भी बदलाव हो रहा हो वो किसी न किसी बिजनेस रिक्वायरमेंट या बग रिपोर्ट से जुड़ा हो, हवा में कोडिंग ना हो रही हो। यह बहुत ही तार्किक बात है। क्वालिटी कंट्रोल और टीम के बीच ज्ञान साझा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा कोड रिव्यू हो गया और वो गिटहब पर मेन ब्रांच में बहुत ही खूबसूरती से मर्ज भी हो चुका है। ओके। इंसानों ने अपना काम कर दिया है, लेकिन इसके ठीक बाद वो क्लासिक समस्या सामने आती है ना, वो जो हर डेवलपर कहता है, यह कोड मेरे लैपटॉप पर तो बिल्कुल सही चल रहा था। इट वर्क्स ऑन माई मशीन। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इतिहास का सबसे कुख्यात वाक्य। बिल्कुल। सर्वर पर जाते ही वो क्रैश हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका समाधान कंटेनराइजेशन है, विशेष रूप से डॉकर। लेकिन ये काम कैसे करता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक डेवलपर के मैकबुक का एनवायरनमेंट, वहाँ इंस्टॉल किए गए नोड के वर्जन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेजेस प्रोडक्शन सर्वर के लिनक्स एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हाँ, डॉकर इसी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। ये कोड, रन टाइम, सिस्टम टूल्स, लाइब्रेरीज और सेटिंग्स, इन सभी चीजों को एक इम्यूटेबल कंटेनर में पैक कर देता है। इम्यूटेबल मतलब जो बदलता नहीं है? एग्जैक्टली, ना बदलने वाला कंटेनर। तकनीकी भाषा में इसे आइसोलेशन और कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या डॉकर एक तरह का जादुई डिजिटल लंच बॉक्स है? डिजिटल लंच बॉक्स। हाँ, मतलब जहाँ खाना और चम्मच एक साथ पैक होते हैं ताकि आप जहाँ भी खाएं, स्वाद यानी एनवायरनमेंट बिल्कुल ना बदले। वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है ऐसे सोचने का। हाँ, जो लंच बॉक्स डेवलपर की मशीन पर खुला है वही टेस्टिंग में खुलेगा और बिल्कुल वही गूगल क्लाउड पर भी खुलेगा। कोई फर्क नहीं। बहुत खूब। लेकिन डॉकर का ये सिद्धांत समझ में आता है जब हम विशेष रूप से मर्न स्टैक की बात कर रहे हैं ना, तो आर्किटेक्चर मुझे थोड़ा जटिल लगता है। वो कैसे? अक्सर मैंने देखा है कि बैकएंड यानी Node.js और एक्सप्रेस के लिए एक अलग डॉकर फाइल बनाई जाती है। हाँ। और फ्रंट एंड यानी रिएक्ट के लिए एक अलग फाइल होती है जिसे Nginx जैसे वेब सर्वर के जरिए सर्व किया जाता है। मेरा सवाल यह है कि एक ही डॉकर कंटेनर में पूरा मर्न स्टैक क्यों नहीं डाल देते? फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग रखने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर एक औसत डिप्लॉयमेंट और एक एंटरप्राइज ग्रेड डिप्लॉयमेंट के बीच का असली फर्क तय होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग रखने की। Node.js एक सर्वर साइड रन टाइम है। इसका मुख्य काम है डेटाबेस से बात करना और API रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। राइट, वो हेवी लिफ्टिंग करता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ रिएक्ट क्या है? रिएक्ट सिर्फ UI है जो बिल्ड होने के बाद अंततः केवल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स का एक बंडल बन जाता है। बस कुछ स्टैटिक फाइल्स। हाँ, अब इन स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने के लिए Node.js का इस्तेमाल करना सर्वर के संसाधनों की पूरी बर्बादी है। ओहो, मतलब हम एक रेस कार का इस्तेमाल बस ग्रोसरी लाने के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली। Nginx स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने के लिए दुनिया के सबसे तेज और हल्के वेब सर्वर्स में से एक हैं। तो इसलिए रिएक्ट को Nginx में डालते हैं। हाँ, दोनों को अलग अलग कंटेनर्स में रखने का एक और बड़ा फायदा है। अगर कल को आपके रिएक्ट फ्रंट एंड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है ना, तो आप सिर्फ फ्रंट एंड के कंटेनर्स को स्केल कर सकते हैं। अच्छा, बैकएंड सर्वर पे बिना फालतू दबाव बढ़ाए? बिल्कुल। इसे तकनीकी भाषा में डीकपलिंग कहते हैं। मेक सेंस। और वो जो मल्टी स्टेज बिल्ड्स की बात होती है, वो क्या है? क्या वो काम को बेवजह दुगना नहीं कर देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मल्टी स्टेज बिल्ड्स असल में कंटेनर के साइज को छोटा करने और सुरक्षा बढ़ाने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। वो कैसे काम करता है? देखिए, जब आप एक Node.js या React ऐप बिल्ड करते हैं तो npm इंस्टॉल चलाने पर हजारों डिपेंडेंसीज डाउनलोड होती हैं।
हाँ, वो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर तो ब्लैक होल होता है। बिल्कुल, और उनमें से बहुत सारी सिर्फ बिल्ड टूलकिट का हिस्सा होती हैं, जैसे वेबपैक या बेबल। ऐप को असल में सर्वर पर रन करने के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं होती। राइट, वो तो सिर्फ कोड को कंपाइल करने के लिए चाहिए। हाँ, तो मल्टी स्टेज बिल्ड में क्या होता है, डॉकर फाइल के पहले स्टेज में एक हैवी इमेज का इस्तेमाल होता है, जहाँ सारा कोड कंपाइल होता है। ओके। फिर दूसरे स्टेज में हम एक बिल्कुल नई, बहुत ही छोटी और हल्की अल्पाइन लिनक्स बेस इमेज लेते हैं और पहले स्टेज से सिर्फ तैयार फाइल्स को, यानी कंपाइल्ड फाइल्स को कॉपी करते हैं। वाओ। और बाकी सारा नोड मॉड्यूल्स का कचरा वो सब वहीं पहले स्टेज में पीछे छूट जाता है। फाइनल इमेज में नहीं आता। तो इसके तो दो बड़े फायदे मुझे नजर आ रहे हैं। बताइए। पहला तो ये कि अगर कंटेनर का साइज 1 GB से घटकर 50 MB रह जाए तो वो सर्वर पर बहुत तेजी से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस बूस्ट। और दूसरा, जो शायद सुरक्षा के नजरिए से ज्यादा अहम है, कि हम हैकर्स को कोई टूल किट ही नहीं दे रहे हैं। ये बहुत अहम पॉइंट पकड़ा है आपने। मतलब अगर कोई कंटेनर के अंदर घुस भी जाए तो उसे वहां कोड कंपाइल करने या सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के टूल्स ही नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। अटैक सरफेस को कम करना डेवऑप्स में सुरक्षा का पहला नियम है। हम वही देते हैं जो ऐप चलाने के लिए कम से कम जरूरी हो। तो अब हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड, बेहद सुरक्षित डॉकर कंटेनर्स तैयार हैं। फ्रंट एंड Nginx में पैक्ड है, बैक एंड Node.js में। एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर से वही सवाल, क्या हर बार जब कोई डेवलपर कोड पुश करेगा तो कोई इंसान बैठकर डॉकर कमांड्स टाइप करेगा और इन कंटेनर्स को मैन्युअली बनाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानों से ये काम करवाना बहुत रिस्की है। तो फिर यहीं पर ऑटोमेशन यानी गिटहब एक्शंस और CI/CD तस्वीर में आते हैं। CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये एक कार फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है? हाँ, आप इसे एक डिजिटल सप्लाई चेन या एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन की तरह ही देख सकती हैं, जहां नया कोड डालते ही मशीनें खुद ब खुद टेस्टिंग और पैकिंग कर देती हैं। बिल्कुल। मानवीय दखल को हटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इंसान गलतियां करते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो गिटहब एक्शंस में हम YAML फाइल्स के जरिए एक वर्कफ्लो डिजाइन करते हैं। ओके, YAML फाइल्स। हाँ, जैसे ही कोई डेवलपर कोड को गिटहब रिपॉजिटरी में पुश करता है, ये वर्कफ्लो अपने आप ट्रिगर हो जाता है। सबसे पहले CI यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का हिस्सा काम करता है। उसमें क्या होता है? गिटहब का एक वर्चुअल सर्वर, जिसे रनर कहते हैं, वो आपके कोड को चेकआउट करता है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है और सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमेटेड टेस्ट्स रन करता है। जैसे यूनिट टेस्ट्स और इंटीग्रेशन टेस्ट्स। हाँ, यूनिट टेस्ट्स, इंटीग्रेशन टेस्ट्स, कोड लिंटिंग, ये सब अपने आप होता है। मतलब ये सुनिश्चित करना कि नए कोड ने पुरानी किसी चलती हुई चीज को तोड़ा तो नहीं है। ठीक कहा। और अगर उन दर्जनों टेस्ट में से एक भी फेल हो जाता है ना, तो पाइपलाइन वहीं रुक जाती है, रेड अलर्ट। और कोड प्रोडक्शन में नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। इसे डिटर्मिनिस्टिक बिल्ड प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो पाइपलाइन आगे बढ़ती है और उन डॉकर इमेजेस को बिल्ड करना शुरू करती है, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की। अमेजिंग। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है, जो इमेजेस बन गईं वो सीधे सर्वर पर नहीं जाती है ना? मैंने सुना है उन्हें पहले कहीं स्टोर किया जाता है। हाँ, अक्सर आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट और GCP आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल होता है। तो सीधे लाइव सर्वर पर कोड क्यों नहीं भेज दिया जाता? बीच में इस गोदाम की क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि हमें वर्जनिंग और रोलबैक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वर्जनिंग? हाँ, जब गिटहब एक्शंस एक नई डॉकर इमेज बनाता है तो वो उसे सिमेंटिक वर्जनिंग जैसे v1.2.0 या गिट कमिट की यूनिक हैश के साथ टैग करता है। ओके। फिर वो इस इमेज को GCP आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में सुरक्षित रूप से पुश कर देता है। आप इसे एक वेयरहाउस समझ सकती हैं, जहां आपके ऐप के हर एक ऐतिहासिक वर्जन की एक सटीक कॉपी रखी हुई है। ओहो, तो इसका मतलब है कि अगर कोई नया वर्जन लाइव होने के बाद अचानक डेटाबेस के साथ कोई एरर देने लगे, हाँ, या किसी खास ब्राउजर पे क्रैश हो जाए, तो टीम को पैनिक में आके नया कोड लिखने या हॉटफिक्स बनाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। वे बस सर्वर को निर्देश दे सकते हैं कि आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से v1.1.9 वाली पुरानी और स्थिर इमेज को वापस ले आओ और उसे चला दो। वाओ! और ये रोल बैक की प्रक्रिया कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगी? हाँ, बस कुछ सेकंड्स में। ये सच में रातों की नींद खराब होने से बचाने वाला सिस्टम है। सच में,
जब हम सुनते हैं कि बड़ी टेक कंपनियां दिन में 100 बार अपने प्लेटफॉर्म्स को अपडेट करती हैं, हाँ, तो वो शायद इसी CI/CD और आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट के भरोसे ही ऐसा कर पाती हैं। एकदम सही। बिना एक मजबूत जाल के कोई भी इतनी ऊंचाई पर कलाबाजी नहीं खाना चाहेगा। ग्रेट एनालॉजी। तो अब तक की हमारी पाइपलाइन में कोड लिखा जा चुका है, टेस्ट हो चुका है, डॉकर में पैक हो चुका है और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के सुरक्षित वेयरहाउस में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हाँ, अब मंजिल करीब है। अब आती है आखिरी मंजिल, यानी डिप्लॉयमेंट। इस कंटेनर को दुनिया के सामने पेश करना। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर कंटेनर्स को रन करने के लिए दो प्रमुख विकल्पों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्लाउड रन और GKE, यानी गूगल कुबरनेटिस इंजन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन पॉइंट है। इन दोनों आर्किटेक्चर के बीच का चुनाव किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, और अक्सर डेवलपर्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्लाउड रन एक सर्वरलेस और स्टेटलेस कंप्यूट प्लेटफॉर्म है। सर्वरलेस का मतलब कोई सर्वर नहीं है? सर्वर तो होते हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि आपको किसी भी अंडरलाइंग सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना डॉकर कंटेनर क्लाउड रन को देते हैं और वो उसे चला देता है। और इसके फायदे? सबसे बड़ी खासियत है इसकी ऑटो स्केलिंग। अगर आपके मर्न ऐप पर रात के 2 बजे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो क्लाउड रन कंटेनर्स की संख्या को 0 कर देगा, लाइक स्केल टू 0। मतलब कोई बिल नहीं आएगा? बिल्कुल, आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। और अगर अचानक आपकी वेबसाइट वायरल हो जाए और लाखों रिक्वेस्ट आने लगें, तो ये कुछ ही सेकंड्स में हजारों कंटेनर स्पिन अप कर देगा। तो क्लाउड रन तो बहुत ही कमाल की चीज है, लेकिन यहाँ मैं एक सीधा सवाल दागना चाहूंगी। पूछिए। अगर क्लाउड रन सेटअप करने में इतना आसान है, इतना सस्ता है, सर्वरलेस है और ऑटो स्केल भी होता है, तो कोई जानबूझकर GKE यानी कुबरनेटिस की भारी भरकम जटिलता को क्यों चुनेगा? ये सवाल हर कोई पूछता है। मतलब कुबरनेटिस क्लस्टर्स को मैनेज करना तो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है ना? क्या ये सिर्फ तकनीकी दुनिया का एक दिखावा नहीं है कि देखो हमारा आर्किटेक्चर कितना एडवांस्ड है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही जायज़ आलोचना है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई बार छोटी टीमें बिना ज़रूरत के कुबरनेटिस का चुनाव करके अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेती हैं। हाँ, रेज्यूमे ड्रिवन डेवलपमेंट। बिल्कुल, लेकिन GKE का होना सिर्फ दिखावा नहीं है। कुछ बहुत ही विशिष्ट यूज केस हैं जहां क्लाउड रन पूरी तरह से फेल हो जाता है। सारा खेल स्टेट और नेटवर्किंग का है। स्टेट मतलब ऐप का डेटा? हाँ, क्लाउड रन स्टेटलेस है। जब कंटेनर का काम खत्म होता है या जब वो स्केल डाउन होता है तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ओके। उसकी मेमोरी में जो कुछ भी था वो गायब हो जाता है। ओह। अब सोचिए, अगर आपके Node.js बैकएंड में लंबे समय तक चलने वाले वेब सॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे किसी रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में, तो क्लाउड रन उन्हें बार बार डिस्कनेक्ट कर सकता है। ओह, तो चैट बीच बीच में टूटती रहेगी? बिल्कुल। और MongoDB जैसे डेटाबेस के क्लस्टर्स का क्या? हाँ, अगर हम खुद का MongoDB होस्ट कर रहे हों तो? अगर आप अपना खुद का MongoDB रेप्लिका से डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो डेटाबेस को एक परसिस्टेंट स्टोरेज की जरूरत होती है, यानी ऐसा स्टोरेज जो कंटेनर के डिलीट होने के बाद भी बचा रहे। क्लाउड रन ये नहीं कर सकता। अच्छा, तो वहाँ GKE काम आता है? हाँ, GKE स्टेटफुल वर्कलोड्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर आपको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर बारीक नेटवर्क कंट्रोल चाहिए, लाइक कस्टम फायरवॉल रूल्स? एग्जैक्टली, एसएन फायरवॉल रूल्स चाहिए या एक ही क्लस्टर के अंदर माइक्रो सर्विसेज के बीच जटिल कम्युनिकेशन करवाना है, तो कुबरनेटिस वो कंट्रोल देता है जो क्लाउड रन में नहीं मिल सकता। मतलब अगर मैं इसे समराइज करूं, अगर आपको एक बहुत तेज और मेंटेनेंस फ्री डिलीवरी वैन चाहिए तो क्लाउड रन चुनें। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स हब और मालगाड़ियों का नेटवर्क खुद कंट्रोल करना है तो GKE ही एकमात्र रास्ता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। दोनों की अपनी अपनी सटीक जगह है। ज्यादातर सामान्य मर्न ऐप्स के लिए, जहां डेटाबेस के लिए MongoDB एटलस जैसी मैनेज सर्विस का इस्तेमाल होता है, वहां क्लाउड रन एक परफेक्ट चॉइस लगता है। राइट। तो अब हमारा एप्लीकेशन लाइव है, दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है, कहानियां खत्म हो जानी चाहिए, है ना? डेवऑप्स में कहानी कभी खत्म नहीं होती। वही तो, क्योंकि डेवऑप्स में डे 2 ऑपरेशंस नाम की एक चीज होती है। अगर कोई हैकर हमारे सिस्टम पर हमला कर दे या कोई नया कोड डेटाबेस कनेक्शन को लीक करने लगे, सिस्टम को जिंदा और सुरक्षित रखना भी तो इसी पाइपलाइन का हिस्सा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सुरक्षा और निगरानी को हम डेवलपमेंट के बाद का कोई एड ऑन काम नहीं मान सकते। ये शुरुआत से ही आर्किटेक्चर में बुना होना चाहिए। मतलब सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच। हाँ, क्लाउड डिप्लॉयमेंट में सबसे बड़ा खतरा हार्ड कोडेड सीक्रेट्स का होता है। उफ,
हाँ, मैंने कई ऐसी डरावनी कहानियां सुनी हैं जहां डेवलपर्स MongoDB एटलिस का कनेक्शन स्ट्रिंग या पेमेंट गेटवे की API कीज सीधे अपने Node.js कोड में लिख देते हैं। और फिर उसे गिटहब पर पुश कर देते हैं। हाँ, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सबसे महंगा ताला लगाएं, लेकिन उसकी चाबी डोरमैट के नीचे रखकर चले जाएं? ये बिल्कुल वैसे ही है। और इंटरनेट पे ऐसे बॉट्स लगातार घूम रहे हैं जो गिटहब रिपोजिटरीज को स्कैन करके एक्सपोज्ड API कीज चुराते हैं। मिनटों में आपका क्लाउड बिल लाखों में आ सकता है। तो इसे रोकें कैसे? इस समस्या को हल करने के लिए GCP सीक्रेट मैनेजर का इस्तेमाल अनिवार्य है। सीक्रेट मैनेजर ये सुनिश्चित करता है कि आपके संवेदनशील पासवर्ड्स और कीज कोडबेस में कहीं भी मौजूद ना हों। तो वो कहाँ रहते हैं? वे एक एन्क्रिप्टेड वॉल्ट में रहते हैं। जब क्लाउड रन पर आपका कंटेनर स्टार्ट होता है तो वो रन टाइम के दौरान उन सीक्रेट्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के रूप में सुरक्षित तरीके से फेच करता है। बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही मुझे लगता है IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की भूमिका भी अहम हो जाती है। बिल्कुल, IAM रूल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। ये तय करना कि गिटहब एक्शंस को GCP में डिप्लॉय करने की अनुमति तो है, लेकिन डेटाबेस को डिलीट करने की नहीं। एग्जैक्टली। इसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कहते हैं। मतलब जिसको जितने एक्सेस की जरूरत है उसे बस उतना ही अधिकार दिया जाए, ताकि अगर कुछ हैक हो भी जाए तो नुकसान कम से कम हो। हाँ, IAM रूल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर आपकी CI/CD पाइपलाइन कभी हैक भी हो जाए तो हैकर आपके पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ओवर न कर सके। तो ये तो हो गई सुरक्षा की बात। इसके बाद बात आती है निगरानी यानी मॉनिटरिंग की। गूगल क्लाउड लॉगिंग और सेंट्री जैसे थर्ड पार्टी टूल्स का जिक्र बार बार होता है। हाँ, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मेरा एक और डाउट है। जब कोई सिस्टम दुनिया भर में चल रहा होता है, हजारों रिक्वेस्ट्स आ रही होती हैं, तो हर सेकंड लाखों लॉग्स पैदा होते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा डेटा होता है। तो क्या इतने सारे डेटा के बीच समस्या को ढूंढना इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं है? मतलब ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल काम लगता है। देखिए, अगर आप लॉग्स को मैन्युअली एक टेक्स्ट फाइल की तरह पढ़ने बैठेंगे ना, तो ये वाकई इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंसान के लिए ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ये टूल्स क्या करते? आधुनिक मॉनिटरिंग टूल्स इस तरह से काम नहीं करते। वे स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्री जैसे टूल्स सिर्फ ये नहीं बताते कि ऐप क्रैश हो गया। अच्छा। वे एरर्स को एग्रीगेट करते हैं। जब कोई खराबी आती है तो सेंट्री आपको एक अलर्ट भेजता है जो साफ तौर पर बताता है कि रिएक्ट के इस खास कंपोनेंट में जावास्क्रिप्ट की इस विशिष्ट लाइन पर इस पर्टिकुलर यूजर के लिए ये एरर आया है। वाओ! और क्या वो ये भी बता देता है कि ये एरर किस रिलीज वर्जन के बाद शुरू हुआ? बिल्कुल, वो गिटहब कमिट तक का लिंक दे देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं है, बल्कि ये अंधेरे में टॉर्च की तरह है। या आप कह सकती हैं कि आपके सिस्टम का एक MRI स्कैन है। MRI स्कैन? क्या एनालॉजी है? हाँ, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आपको सारे लॉग्स देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई खराबी आती है तो ये टूल समस्या की जड़ तक पहुंचने में घंटों की डीबगिंग को कुछ ही मिनटों में बदल देते हैं। क्या बात है! ये MRI स्कैन वाली बात से चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। हाँ, तो मॉनिटरिंग और लॉगिंग डेवलपमेंट के बाद की चीज नहीं, बल्कि उसका एक अटूट हिस्सा है। तो अगर हम आज की इस पूरी तकनीकी यात्रा को समेटें, तो ये एकदम स्पष्ट है कि MERN स्टैक के लिए डेवऑप्स केवल कोडिंग को आसान नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं। गिटहब की ब्रांचिंग और PR से लेकर डॉकर के लाइट वेट मल्टी स्टेज बिल्ड्स, गिटहब एक्शंस की ऑटोमेटेड पाइपलाइन, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री का सुरक्षित वेयरहाउस और अंततः क्लाउड रन या GKE पर स्केलेबल डिप्लॉयमेंट तक, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, ये एक ऐसा लचीला और अभेद्य आर्किटेक्चर तैयार करता है जो किसी भी बिजनेस को तेज रफ्तार, बेहतरीन सुरक्षा और शानदार टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है। सुनने वालों के लिए भी एक बड़ा रिमाइंडर है कि एक सॉलिड सिस्टम किस तरह जटिल से जटिल काम को भी एक स्मूथ प्रोसेस में बदल सकता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। डेवऑप्स हमें यही सिखाता है कि सफलता सिर्फ एक बेहतरीन एप्लीकेशन बनाने में नहीं है, बल्कि उस एप्लीकेशन को लगातार, तेजी से और बिना सिस्टम को तोड़े यूजर्स तक पहुंचाने के मैकेनिज्म को मास्टर करने में है। एकदम सही। और इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज के समय में CI/CD और गिटहब एक्शंस हमारे लिए कोड को टेस्ट और डिप्लॉय कर रहे हैं। हम रूल सेट करते हैं और मशीनें उन्हें फॉलो करती हैं। हाँ, ऑटोमेशन का यही मतलब है। लेकिन जिस तेजी से तकनीक और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इवॉल्व हो रही है,
क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई खुद ही ये तय करेगा कि सिस्टम का नया वर्जन कब पुश करना है? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या भविष्य में एआई खुद ही लॉग्स को पढ़कर परफॉर्मेंस की खामियां ढूंढेगा, नया कोड लिखेगा, उसे डॉकर में पैक करेगा और बिना किसी इंसानी दखल के डिप्लॉय या रोल बैक कर देगा? क्या आने वाले समय में डेवऑप्स पूरी तरह से ऑटोनॉमस यानी स्वचालित हो जाएगा? और हम इंसान बस देखते रह जाएंगे? हाँ, हम सिर्फ उस पाइपलाइन को दूर से मॉनिटर करने वाले ऑब्जर्वर्स रह जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगले बड़े इवोल्यूशन की ओर इशारा करता है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर तो पूरी एक अलग चर्चा हो सकती है। पक्का। तो आज के डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और सिस्टम्स को एक्सप्लोर करते रहिए।